दोस्तों क्लास 10 भारतीय भवन का बुक है फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिएगा तो 1 से लेकर 27 तक दिया गया और इस वीडियो में 1 से लेकर 27 तक पूरा सोल्व करने वाले। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको 1 से लेकर 27 तक पूरा सोल्व होने वाला है। भारतीय भवन का बुक है तो इसका आंसर क्वेश्चन जानना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आंसर क्वेश्चन आपसे बन गया तो पूरा बोर्ड में आप 4 कराएंगे। जी हाँ, तो चलिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि शीशा जिसमें हम लोग हमेशा अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ रही है तो कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। तो सिर्फ 2 होता है। ठीक है, एक जो आपतित किरण आती है, ठीक है, और एक ही परावर्तित किरण। ठीक है, अगर एक प्रकाश अगर आप समतल पर भेजेगा तो वो वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण 2 किरण हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, समतल दर्पण पर, ठीक है, वही पूछ रहा है शीशा पे ही। ठीक है, लंबवत, लंबवत क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री का जो क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं लंबवत यानी कि एकदम सीधा। तो यानी एकदम सीधा अगर किरण समतल दर्पण पर पड़े तो किस प्रकार परावर्तित होगी। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। जी हाँ, अगर सीधा प्रकाश का किरण पड़ा शीशा पर तो वापस सीधा ही लौट जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी किरण इधर उधर नहीं, सीधा पर और सीधा वापस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या पूछ रहा है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समतल दर्पण पे। ठीक है, यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, समतल दर्पण पर अभिलंब, अभिलंब क्या हो गया कि वही जो एकदम सीधा गिर रहा है ना लंबवत, तो उसी को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, वही अभिलंब हो जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री ना होगा। ठीक है, एकदम सीधा गिरेगा। ठीक है, लंबवत गिरता है तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बस नेक्स्ट आइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2। ठीक है, देखिए ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। ये तो अभी अति लघु में 2, लेकिन अगर लघु में या फिर दीर्घ में भी आता है तो दीर्घ में 2 लिखने के बजाय दोनों जो उसका नियम है पूरा डिफाइन कर दीजिएगा और ग्राफ भी बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो शीशा है उसमें अगर हम लोग अपना चेहरा देखेंगे, ठीक है, तो जितना हमारा साइज होगा उतना ही ना हमारा प्रतिबिंब का साइज होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम छोटा हमारा प्रतिबिंब बड़ा बन जाए। ठीक है, वो दूसरा दर्पण में बनता है, यहाँ पे समतल दर्पण की बात हो रही है तो एकदम सीधा ही होगा। ठीक है, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, एकदम बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जी हाँ, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, गोलीय दर्पण सिर्फ 2 होती है, अवतल और उत्तल। नेक्स्ट आइए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष भी कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा है। ठीक है, तो देखिए फोकस क्या होता है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, यानी फोकस वैसा बिंदु है, अगर अवतल दर्पण पर एकदम समांतर किरण आ रही है तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो वही फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, यानी वही बिंदु से गुजरेगी जिस बिंदु का नाम फोकस है। नेक्स्ट आइए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, तो F बराबर R/2 या फिर R बराबर F/2 भी, सॉरी F बराबर R/2 लेकिन R बराबर 2F होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। नेक्स्ट आइए, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक है, सीधा, आवर्धित मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण ही होगा। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा क्या देता है, समतल दर्पण। एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो यहाँ पे समतल दर्पण नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा। जी हाँ, यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे आप लिखिएगा अवतल दर्पण। क्या लिखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखिएगा आप अवतल दर्पण। ओके, मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ, आप लिखिएगा अवतल दर्पण। ओके, ओ भाई अवतल, यस अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समतल नहीं हो, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है ये, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी P और F के बीच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये,
यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो देखिए वक्रता केंद्र यानी सी, तो यानी यदि कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखा है अवतल दर्पण के, ठीक है, तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र के ऊपर रखा है, प्रतिबिंब उसके नीचे बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, ठीक है। अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप दर्पण सूत्र लगाए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/-15, ठीक है, क्योंकि u क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा और अवतल दर्पण है तो माइनस लगेगा, ठीक है। उसके बाद f यहाँ पे दिया हुआ है फोकस दूरी तो 10 हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अतः प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद आइए अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। अवतल दर्पण से किस दूरी पर होगा, ठीक है, किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो हम ऊपर ही बताए दर्पण के केंद्र पर, ठीक है। अवतल दर्पण की बात हो दर्पण के केंद्र पर बराबर होता है, ठीक है, और वहीं पर बनता है, ऊपर बनता है और प्रतिबिंब नीचे बनता है, ठीक है। उसके बाद किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस गोलीय दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। केवल काल्पनिक पूछे तो उत्तल दर्पण में, वरना अवतल में भी काल्पनिक बनता है, लेकिन केवल पूछे तो उत्तल दर्पण। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर ही जान गए कि वो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। नेक्स्ट है ये एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो ऑब्वियसली अवतल दर्पण है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब आइए गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दी, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण की आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, उसी का जो अनुपात होगा वो आवर्धन कहलाएगा। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। m बराबर h1/h भी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h1 से भी निरूपित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से भी। ऐसे आप इतना लिख सकते हैं डिटेल वाइज। नेक्स्ट है ये आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो देखिए आवर्धन m ऋणात्मक मान यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, ठीक है। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है, समझ गए, प्रतिबिंब वास्तविक है ये बताता है ऋणात्मक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है ये एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो f बराबर r/2, तो f कितना है 20/2, तो बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये उत्तल दर्पण के एक उपयोग के लिए, ठीक, एक उपयोग, तो उत्तल दर्पण के बहुत सारे उपयोग है लेकिन यहाँ पे एक यूज पूछ रहा है साइड मिरर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है ये उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाँ, तो f क्या हो जाएगा 32/2, तो क्या हो जाएगा आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब मानते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक होगा, जिस बिंदु से आती है वो हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। हम सब जानते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि यह खंडित रेखाओं से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। देखिए काल्पनिक को क्या होता है, खंडित रेखा से ही हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है। बाकी वास्तविक एकदम सीधा, क्योंकि दर्पण तल है इसलिए f बराबर +16 होगा, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ यहाँ पे डायग्राम होगा, राइट। नेक्स्ट है ये समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। तो समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट है ये एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किस दिशा में परावर्तित होगी। तो देखिए एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है तब वह उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जो किरण आती है वो वापस उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर पड़ जाती है वो दर्पण लंबवत ही हो जाती है, अतः परावर्तन के बाद वो उसी पथ पर लौट जाती है। ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है ये
लास्ट है राइट। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग होते हैं। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग क्या हो गया, एक हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए, उसके बाद एक हेडलाइट में लिख दीजिएगा या सर्च लाइट या फिर टॉर्च, इतना सारा है। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पूरा सीरीज चलेगा, जी हाँ, पूरा फिजिक्स का अति लघु, लघु, दीर्घ, हर चैप्टर का, उसके बाद केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर चीज़ का आपको अति लघु, लघु, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके तो रख ही लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।